तो चुनावी बिसात किसकी बनेगी बात। बीजेपी चुनावी कसरत शुरू कर चुकी है। चुनाव, वो चुनाव जो बीजेपी के लिए नाक और साख का सवाल बन गया है तो उपचुनाव, लेकिन उस उपचुनाव की सियासत की गूंज सिर्फ दून तक नहीं, सिर्फ दिल्ली तक नहीं, समूचे देश में गूंजेगी। आप कहेंगे एक उपचुनाव और देश में गूंज? बिल्कुल। अगर बीजेपी इस उपचुनाव में हार गई तो यकीन मानिए कि देश की सियासत पर इसका असर पड़ेगा। देश की सियासत पर। अयोध्या, बद्रीनाथ और अब केदारनाथ। क्योंकि फैजाबाद यानी अयोध्या बीजेपी हारी, विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाया, इसके बाद बद्रीनाथ का उपचुनाव आया, बीजेपी हार गई। विपक्ष ने कहा कि बद्रीनाथ भी आप हार गए, भगवान बद्री का आशीर्वाद नहीं मिला। और बीजेपी के बड़े नेताओं ने मंच से कहा कि केदारनाथ मत हारना। मसला सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा है। अब ऐसे में बीजेपी उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ, चुनावी कसरत में जुट गई। बूथ स्तर पर तैयारी की जा रही है और कांग्रेस भी पसीना बहा रही है। यानी ये एक उपचुनाव सिर्फ सूबे की सियासत को ही नहीं, देश की सियासत को प्रभावित करेगा, यह तय है। क्या है बीजेपी की कसरत, पहले एक रिपोर्ट देखिए और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। विधानसभा का उपचुनाव अब केदारनाथ को सियासत का केंद्र बिंदु बना चुका है। उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने ग्राउंड जीरो पर चुनावी बिसात बिछाना अब शुरू कर दिया है। 92,000 मतदाताओं वाली केदारनाथ की विधानसभा सीट पर उपचुनाव कब होगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन ये चुनावी शोर अब जोर पकड़ चुका है। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी ने केदारनाथ में बिसात जो बिछाई है वो बेहद दिलचस्प है। कैसे, अब उस पर गौर फरमाइए। केदारनाथ विधानसभा में 173 बूथ हैं। बीजेपी ने इन बूथों पर 173 पदाधिकारी तैनात कर दिए हैं। बूथ के ऊपर पार्टी के 46 शक्ति केंद्र हैं और शक्ति केंद्र के ऊपर 5 मंडल हैं। हर शक्ति केंद्र और हर मंडल में भी इसी तरह एक एक पदाधिकारी की तैनाती की गई है। ऐसे करीब 200 पदाधिकारी हैं जो केदारनाथ विधानसभा के बाहर से हैं। वो केदारनाथ में अब डेरा डाल चुके हैं। 20 सितंबर के बाद 5 मंडलों में एक एक कैबिनेट मंत्री को भी मैदान में उतारने की पूरी तैयारी बीजेपी ने कर ली है। यानी बीजेपी संगठन कमर कस चुका है केदारनाथ उपचुनाव के लिए। केदारनाथ विधानसभा में अभी पार्टी अपनी चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है और अभी हम अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पे लगे हैं। पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ कमेटियां क्रियाशील रहें और सभी कार्यकर्ता सक्रियता के साथ में पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। तो 2 कार्यक्रमों के माध्यम से, एक तो सदस्यता अभियान हमारा इस समय चल रहा है, तो केदारनाथ विधानसभा में हमने अधिक फोकस किया है कि वहाँ घर घर कार्यकर्ता जाएं और अधिक से अधिक लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने का काम करें। चलिए अब ये भी समझिए कि क्या होगा इन पदाधिकारियों का काम। दरअसल ये पदाधिकारी बूथ पर बीजेपी के सदस्यता अभियान को गंभीरता से आगे बढ़ाएंगे। सरकार की उपलब्धियों का बूथ के हर घर तक पहुंचाने का भी टारगेट है। साथ ही 2022 में पार्टी जिन बूथों पर कमजोर रही, उन बूथों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। किस बूथ पर लोगों की कॉमन क्या समस्या है, उसको टारगेट कर आचार संहिता लगने से पहले दूर किया जाएगा।
इतना ही नहीं, मंत्री अपने अपने विभाग से जुड़े हुए समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करेंगे। निश्चित रूप में डर है बीजेपी को। और दूसरी बात है कि चलो ठीक है, उनका अपना काम है कि वो संगठन के तौर पे केदारनाथ में आसन्न विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या क्या तैयारियां करते हैं, उन्हें करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं कई दिन से केदारनाथ में पड़ा हुआ हूँ, हमारी यात्रा पूरी केदारनाथ में थी, तो हम थोड़ी कोई भुइयां छिल रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने बहुत कुछ कर दिया और हम कोई बहुत पीछे हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस बीजेपी की कसरत को देख कटाक्ष कर रही है। कांग्रेसियों का कहना है कि बीजेपी डर चुकी है, क्योंकि पहले मंगलोर और बद्रीनाथ में हार हुई और अब केदारनाथ को लेकर वो घबरा चुकी है। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं कि उपचुनाव होने तक केदारनाथ की सियासत गर्म रहने वाली है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अब केदारनाथ के उपचुनाव को लेकर गंभीर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के पास मौका है कि वो 2 उपचुनावों में मिली करारी हार के दाग से इस जीत को धो ले। बीजेपी के पास मौका है कि वो 2 उपचुनावों में मिली हार के दाग को इस जीत से धो सके। तो कांग्रेस मंगलोर और बद्रीनाथ में विजय श्री के बाद केदारनाथ में हैट्रिक का रिकॉर्ड बनाना चाहती है। अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो चुनावी बिसात किसकी बनेगी बात, सीधा रुक कर रहे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में 3 मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। नवीन परसियाली जी बीजेपी का चेहरा है, आशीष नोटियाल कांग्रेस का चेहरा है और साथ ही साथ नीरज कोहली जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवीन जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूंगा। इस बात का इल्म तो सबको है कि केदारनाथ जीतना बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है। मैंने कहा कि इससे सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मगर किंतु परंतु जैसे कि विजय बोगड़ा जी ने कहा मंच से, वो भी कि केदारनाथ मत हारना, उसका नैरेटिव पूरे देश में जाएगा। ये नवीन जी इतनी बेचैनी क्यों? कैबिनेट मंत्री 172 बूथ, सब जगह नियुक्ति एकाएक, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल? चलो साहब, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ सही है। और इसलिए हमने अभी से आपने देखा होगा कि जो अभी हमारे प्रदेश मंत्री आदित्य कोठारी जी का बयान आ रहा था कि हमने सारे कार्यकर्ता सदस्यता अभियान के जुड़े हुए हैं, सदस्यता अभियान में भी जुड़े हुए हैं और आगे भी इसमें लगातार कार्रवाई हो रही है और हजारों सदस्य केदारनाथ विधानसभा से अभी तक बन चुके हैं। वो सब ठीक है, लेकिन इतना उपचुनाव में इतना एक्टिव कभी किसी को सरकार को देखा नहीं, संगठन को। मैं तभी पूछ रहा हूं। चावल साहब, हमारे तो संगठन है, हम तो जाने जाते हैं ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। नहीं, आप तो 24 घंटे 365 दिन चुनावी मूड में रहते हैं, वो तो कोई दो राय नहीं, लेकिन इतना एक्टिव वो भी उपचुनाव में कि कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी आपने। तो साहब हमारे पास है ना, हमारे पास है तो लगा रहे हैं, हम ग्राउंड पे जाएंगे, सब लोग हम करेंगे। अच्छा, के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन इतना डर क्यों? कोई भी नहीं है, डर नहीं है, उत्साह है। हमारे कार्यकर्ता उत्साह के साथ सदस्य अभियान चला रहे हैं, जन जन तक पहुंच रहे हैं, वहां की समस्याओं पर काम कर रहे हैं और इस वक्त बहुत अच्छी तरह से कार्यकर्ता संगठित होकर आगे मैदान में और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व के हैं वो भी काम कर रहे हैं। आशीष जी, वो कह रहे हैं ये डर नहीं है, ये उत्साह है। मुझे नहीं मालूम कि ये कैसा उत्साह है कि भाई कैबिनेट मंत्रियों को कहा कि जाइए केदारनाथ, बूथों पर नियुक्ति हो गई है संगठन के स्तर पर। एक होता है विश्वास, एक होता है अति आत्मविश्वास। और कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि अति आत्मविश्वास के चक्कर में भी वो मार खा जाती है। मंगलोर बद्रीनाथ परिस्थितियां अलग थी, लेकिन केदारनाथ अलग है मामला। आशीष जी, देख रहे हैं बीजेपी की तैयारी? आप लोग जिसे डर बता रहे हैं वो तैयारी है, नेट प्रैक्टिस। अच्छी बात है तिलक जी, उनका उत्साह बना रहे। 2 चुनाव हारे हैं तो उत्साह तो होगा ही होगा। तो अभी में उत्साह है कि उत्तराखंड में ऐसा फिर दोबारा होगा तो अच्छी बात है। लेकिन देखें, इस समय जनता संगठन के लोगों के जाने से मुझे नहीं लगता कि बदल जाएगी। जनता को शक्ति केंद्र स्थापित कर रही है बीजेपी वहां।
बिल्कुल कुछ भी करे, चाहे सारे के सारे कार्यकर्ता चाहे सबके सब वहीं बैठ जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं तो आपकी क्या तैयारी है, अपनी बताइए ना। आपके पास तो संगठन ही नहीं है, जनता के दिल में उनके पास संगठन है, वो अपनी संगठन की ताकत दिखा रहे हैं, आपके पास संगठन नहीं है। जनता के दिल में जब जगह होती है हाँ। तो निश्चित जीत मिलती है, और जनता हमारी इस पॉलिसियों को समझती है, पहचान रही है। ये वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर अधर्म करते हैं। इन लोगों ने केदारनाथ के अंदर तो क्या क्या नहीं किया, जनता कैसे भूलेगी। जनता बहुत समझती है, इसलिए कांग्रेस को ठिकाना लगा दिया नौटियाल जी। चढ़ाया इन्होंने, कोई बात नहीं, लगाया तो वही लाएगी भी वही, चिंता ना करें। जब सोना चुराया इन्होंने, जब लगाया तो बड़ा हल्ला मचा, सोना लग गया। कांग्रेस की ये मनगढ़ंत मुद्दे केदारनाथ में नहीं चलेंगे। प्रदेश की जनता जानती है कांग्रेस की मनगढ़ंत सोना वाला मुद्दा बना रही है। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता का मुद्दा क्या आपके पास, आप बताइए। आप झूठ बोल करके केदारनाथ सोना चोरी पर झूठ बोलकर चोरी करके सोना, आपके पास कोई पत्र है सामने, कोई तथ्य है उस बात का? बिल्कुल है तथ्य। क्या हवाई बात करेंगे, क्या तथ्य आपके वक्त बताइए। सुनो तो सही, आप झूठ बोल रहे हैं, आपके नेता झूठ बोल रहे हैं। चुनावी प्रशंसा बटोरने के लिए आप जो मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं नौटियाल जी, ये चलने वाली नहीं है। यहाँ की जनता जानती है इसको, उत्तराखंड की जनता जानती है कि कांग्रेस ने सोना चोरी का जो मुद्दा बनाया है वो फेक है। आपकी कलें खुल चुकी है, आपकी पोल खुल चुकी है, घोड़ों में सोना, आपकी पोल पूरे नेशनल लेवल पर खुल चुकी है कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। जरूरत है तो या तो बोल दो कि हम झूठे हैं, या कह दो कि हम मैं झूठे हूँ, बोल तो रहे कांग्रेस झूठी है, चोर है, इसका बोल दिया झूठी है, होगा झूठी है। आप अच्छी बात है, झूठे हैं तो, लेकिन आप चोर भी हैं, कांग्रेस झूठे के साथ चोर भी हैं आप। मैं यही तो बोलूंगा, कांग्रेस झूठी है। आपने कहा बोल तो हमने बोल दिया, खुलेआम बोल दिया कि आप झूठे क्या झूठ सुनने चाहते हैं। कोई मुद्दा नहीं, आपसे पूछा गया कि आपकी तैयारी क्या है, आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है। झूठे आप दोनों चीज है, झूठे भी है और चोर भी हैं। अब आगे सुने, आप केदारनाथ धाम को, आपने 2 बार केदारनाथ यात्रा पर फर्क की, 2 बार आपने ध्यान दिया होगा, दोनों बार बाबा ने आपका मार्ग विरुद्ध किया, रास्ता बंद कर दिया। ऐसे आशीष जी एक मिनट, नवीन जी एक मिनट, मैं नीरज जी के पास जाऊं। एक काम करिए ना आशीष जी, मेरी आदत है मैं उधार नहीं रखता, साथ के साथ निपटा देता हूं। बिल्कुल। ये जो सोना चोरी वाला मामला है, वैसे तो आपके पास पार्टी में काबिल वकीलों की कमी नहीं है, हैं? सलमान खुर्शीद को बोलिए, कपिल सिब्बल भले ही वहां चले गए लेकिन दिल वही है। तो एक डाल दो कोर्ट में मामला, पार्टी बन जाओ, उठाओगे जोखिम? नहीं आशीष जी, जब आप कह रहे हो उन्होंने सोना चोरी कर लिया तो पार्टी बन जाओ, कोर्ट में जाओ। आशीष जी का ऑडियो प्लीज। सब जगह कोर्ट ही नहीं जाते रहेंगे, सामने चोर बैठे हुए हैं, हमें अच्छा, तो मतलब कोर्ट भी नहीं जाओगे? नौटियाल जी तो पार्टी अपना, आपके बस का भी नहीं कोर्ट में जाना, कैसे जाना, आपके बस का नहीं, कांग्रेस के बस का नहीं कोर्ट जाना, क्योंकि पता है कि झूठ बोल रहे हैं, बैठे हुए तो आप झूठ बोल रहे इस मामले में, आपकी मनगढ़ंत कहानी है ये। बोला हमने, ये कांग्रेस की चावला साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ऑनलाइन ही सब कुछ साफ कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी। कांग्रेस की हिम्मत है तो जाए कोर्ट में। एक मिनट, आपके सामने आप कह रहे चोरी हो रही है और आप कोर्ट भी नहीं जाओगे, कहोगे जनता की अदालत में जा रहे हैं। मैंने थोड़ी काम नहीं जाएंगे। हाँ तो फिर जाओ ना, किसने रोका है? कब जाओगे? जाना है, पार्टी कब जाओगे आशीष जी? निश्चित पार्टी जाएगी। अच्छा, चुनावी मुद्दा बनाओगे? ओके नीरज जी, पार्टी से बात करूं, एक मिनट, हो गया। मैंने वैसे पूछा था कि आपकी चुनावी कसरत क्या है, तो आपने कहा नहीं, जनता खुद ही, जनता के मन में है, जनता की मौज है, देगी तो देगी, वो ठीक है। हमारे संगठन की तरफ से तो हम बस पद यात्रा करेंगे, करण महाराज जी आएंगे, रणजीत रावत जी फोटो खिंचवाएंगे और साथ में चले जाएंगे, बस बात खत्म। प्रभारी जी का कोई लेना देना नहीं, वैसे भी वो जूम से जुड़ती हैं। चुनाव हरियाणा में चल रहा है। यही सवाल आपने हमें बद्रीनाथ ने ही पूछा था सर, मैं रोज पूछूंगा और हम रोज जवाब, मैं रोज पूछूंगा कि मैडम है कहां, जब मालूम है कि प्रभारी जो है हरियाणा चुनाव में बिजी है, तो आप कहते हो जूम से जुड़ती है मैडम। प्रभारी आप तो रखे, आप लोग भूत का मतलब समझते हैं, ग्राउंड जीरो का मतलब समझते हैं। तक हो गया आगे। हाँ तो सर अकेले छोड़ दिया प्रदेश अध्यक्ष को, वही जो उन्होंने नियुक्तियां की थी उनकी नियुक्तियां प्रभारी नहीं कैंसिल कर दी, ऐसा कभी सुना है आपने? कोई बात नहीं, फिर सर कोई बात नहीं तो ठीक है, वो उसके आधार पे होगा। मुद्दे की बात आई तो कोई नहीं, आधार चाहते थे नीरज जी। ओके नीरज जी, ये केदारनाथ को लेकर बीजेपी इतनी बेचैन क्यों दिखाई दे रही है, या फिर दूध का जला छाछ फूक फूक क्यों नहीं पी रहा है?
तिलक जी, सीधी सी बात यह है कि जैसा कि आपने बताया कि केदारनाथ उपचुनाव का सीधा सीधा इफेक्ट या प्रभाव है वो प्रदेश की नहीं बल्कि देश की पॉलिटिक्स पे भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से पड़ सकता है। आपने अयोध्या का और बद्रीनाथ का चुनाव जिक्र किया कि दो चुनाव जो ऐसे चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने गंवाए कि उसका पूरा एक राष्ट्र तक मैसेज गया है और सबको मालूम हो गया केदारनाथ जी से जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की सीधी सीधी आस्था जुड़ी हुई है और वो प्रोजेक्ट जब तक चलता रहा उसकी वो लगातार मॉनिटरिंग करते रहे बहुत नजदीक से। तो केदारनाथ चुनाव इसलिए बड़ा अहम है। कांग्रेस पार्टी दो उपचुनाव जीतकर लबालब है, वही भारतीय जनता पार्टी ने ये दो उपचुनाव खो के कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि पार्टी कमजोर दिखाई देती है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी हताशा और निराशा कांग्रेस पार्टी में नजर आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है, आप समझ सकते हैं कि जमीन पर जिस तरीके से वो मजबूती से चुनाव लड़ते हैं। नहीं नीरज जी, चुनाव वो बात ठीक है, लेकिन आपने भी कई उपचुनाव उत्तराखंड में देखे, हमने भी बड़े बड़े चुनाव देखे। उदाहरण के तौर पर विजय बोगड़ा सितारगंज से चुनाव लड़ रहे थे, तब उस वक्त एक अलग माहौल मतलब इतना जोर कहीं नहीं। खंडूरी जी चुनाव लड़े उपचुनाव, इतना जोर तो कहीं लगाते हुए दिखाई दिया संगठन कि नहीं बड़ी पूरी फोर्स लगा दो, वो तो अंतिम क्षण में सब करते ही हैं। तिलक जी देखें कि ये उपचुनाव ऐसा उपचुनाव नहीं है, हाँ। ये बहुत खास उपचुनाव है और ये वो उपचुनाव है जो दो उपचुनाव हार के बाद तीसरा उपचुनाव होने जा रहा है। हाँ। इससे भारतीय जनता पार्टी की साख और प्रतिष्ठा और सरकार की साख और प्रतिष्ठा दोनों जुड़ी है और ना सिर्फ ये समझ कह सकते हैं कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से पूरे नेशन के साथ यानी सरकार और चुनाव जुड़ा हुआ दोनों की साख दांव पर है, आप ये कह रहे हैं। इसलिए इसमें अतिरिक्त सतर्कता बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी किसी भी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अतिरिक्त ताकत और जो अतिरिक्त पावर की बात है वो कुछ भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लगा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने इस पिच के मिजाज को समझने के लिए पिछले 3 महीने से इस पिच के मिजाज को अच्छी तरह से कांग्रेस पार्टी समझ रही है कि एक पिच कैसी है। और अब भारतीय जनता पार्टी ने भी देख लिया इसको और वो चाहती है कि इसमें चुनौती उसके सामने तकड़ी है, उस कांग्रेस पार्टी की चुनौती है जिसने 2 चुनाव हाल में जीते हैं। तो ये चुनाव को भारतीय जनता पार्टी को जीत रहा है नीरज जी, क्योंकि चुनाव तो नैरेटिव पर होता है। अब नैरेटिव के आधार पर कांग्रेस को भी अब ये लगने लगा है कि नहीं हम भी हरा सकते हैं। बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब इनको लग रहा है कि नहीं हम भी इनको हरा सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि हम इनको हरा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम हो गया कि हम भी हार सकते हैं। 2 उपचुनाव लूज करने के बाद यही बात भारतीय जनता पार्टी के अंदर सीने में भी है कि हम भी हार सकते हैं। क्योंकि आप देखें कि पिछले 4 साल का 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें तो भारतीय जनता पार्टी ने ये बात नीरज जी कह रहे हैं, नीरज जी कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भाई ठीक है आपने बूथ स्तर पर जो है शक्ति केंद्र भी बना दिए, बूथों पर नियुक्त कर दिए, संगठन भी बना दिया, सब कुछ कर दिया, कैबिनेट मंत्रियों की फौज भी लगा दी, लेकिन एक मामला बड़ा गंभीर हो जाता है, प्रत्याशी का चयन। अगर प्रत्याशी जो है मन में नहीं उतराना तो आपके सबकी कसरत बेकार, फिर सबकी मेहनत धरी की धरी। प्रत्याशी का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है कि नहीं नवीन जी? और वैसे भी वो ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस भी हरा सकती है और आप लोग हार भी सकते हो, ये उपचुनाव ये बताता है। साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रत्याशी के चयन पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा और पार्टी उस स्तर पर बहुत गहन चिंतन मंथन कर रही है और लगातार बैठकें उसमें चल रही थी और आपने देखा कि ग्राउंड पर भी पूरा काम चल रहा है, सदस्य अभियान चल रहा है, समस्याओं का ध्यान चल रहा है, संगठन को लगाया गया है पूरे कामों में। तो कुल मिलाकर ये है कि जो ये एक उत्साह पार्टी में इस वक्त है, सीट को हम 1% बहुमत से जीतना है। और जैसे कोहली साहब ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो केदारनाथ पुनर्निर्माण का एक कार्य रहा है और लगातार उन्होंने मॉनिटरिंग उसकी की है और उन्हें केदारनाथ को एक बहुत अच्छा धाम बनाने की पूरी पुरजोर कोशिश की है और लगातार धाम पहले भी था, धाम पहले भी था, जब बीजेपी नहीं थी तब भी केदारनाथ धाम था। मेरा कहने का मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात वहां पर है उससे कर रहा हूँ, क्योंकि वो आदिकाल से है, बाबा केदार वहां पर स्थापित है आदिकाल से। लेकिन जिस आपदा के बाद जिस मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और नए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने नेतृत्व में उस काम को कराया,
वो निस्संदेह सराहनीय है और आज उसका मुझे लग रहा है कि केदारनाथ की जनता तो उसका परिणाम जरूर देगी। तो नवीन जी ठीक है, तो केदारनाथ उपचुनाव में बाकी सबको उतार रहे हो, स्टार प्रचारक के रूप में विजय बोगड़ा जी को भेजोगे क्या? देखिए वो अभी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन हमारे स्टार प्रचारक होंगे। आपके बड़े नेता है, उनको जाना नहीं चाहिए क्या? नहीं, मैं तो कहता हूँ सभी नेताओं को जाना चाहिए, केदारनाथ में तो उनका अच्छा खासा प्रभाव है, लेकिन किसकी ड्यूटी लगेगी इसके लिए मैं उत्साहित हूँ। ड्यूटी की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना, वो तो कर्मठ कार्यकर्ता और आपके सबसे बड़े नेता, और केदारनाथ में तो उनका अच्छा अनुभव भी है 2013। अगर तो जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं, हाँ जाना चाहेंगे तो नहीं जा सकते, क्योंकि उनके उसमें मैं दखल देता हूँ और स्टार प्रचारक मैं डिसाइड नहीं करता। नहीं तो ये हरीश रावत जी शायद कह रहे थे कि उनको स्टार प्रचारक के रूप में भेजा जाए। देखो हरीश रावत जी क्या कहते हैं, हरीश रावत जी तो रोज चर्चा मारने के लिए कुछ करते रहते हैं। हरीश रावत जी तो हरीश रावत जी हैं, कई बार कह चुके चुनाव वही तो कह रहे हैं केदारनाथ मत हारना, और उनका अनुभव भी है 2013 का, और आपका कुछ खट्टा मीठा वाला भी है, क्योंकि आप लोगों ने तो कहा था कि ये कफन चोर टाइप का मामला है। देखिए हमारा सिंपल कहना है चावला साहब कि भगवान केदार की भूमि केदारनाथ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है। वहां की जनता का आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। और मैं कह रहा हूँ विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है विजय बोगड़ा जी का नाम मत लेना, आशीष जी बोलिए, अब वो कह रहे विजय बोगड़ा पे बात मत करिएगा अभी, वो मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं आप उत्तर नहीं दे रहे विजय बोगड़ा जी पर। मैंने बिल्कुल नहीं कहा, आपको छूट है हमारे सभी नेताओं को बात करने की। आपने इनको जो है एकदम सही कर दिया, लेकिन देखिए बिल्कुल विजय बोगड़ा। अरे नौटियाल जी आपको बताओ अपनी तैयारी के बारे में बोलो ना, हमने बात पूछी की थी उनको, तो आपको जी चले जाएंगे तो वही पूरी रहेगी, आप भेज दो उनको, आप विजय बोगड़ा भेज दो, तैयारी पूरी है, आप चिंता ना करें। देखिए आपकी बात तो होगी नहीं है, आपको ले लेके गोडियाल जी हारे हुए कैंडिडेट इधर उधर कर रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, आपके पास तो नेता ही नहीं बचे। आप हरीश रावत जी ने मना कर दिया है, काम कर लेंगे आप, हरीश रावत जी ने मना कर दिया है गोडियाल जी। नवीन जी आप कह रहे हो इनके पास नेता नहीं, वहां तो जिनके नाम से खड़कती हैं कुर्सियां और हैं कई, इनके पास कई नेता ऐसे, आप फिर गणेश गोडियाल तक सीमित नहीं है मामला। मनोज रावत जी तो चलो लाइन में है ही है, वो तो हरीश रावत जी हरी झंडी दिखाएंगे तब खड़े होंगे, लेकिन यहाँ तो वो भी है जिनके पीछे ईडी है, समझ रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ सब खड़काने वाले हैं, हाँ सब खड़काने वाले हैं, कुर्सी खड़का के तोड़ सकते हैं लेकिन तोड़ने वाले नहीं है। दिक्कत यह कांग्रेस में अच्छा बद्रीनाथ में कुर्सी के 100 टुकड़े बना सकते हैं, उसमें महारत है, कुर्सी के 200 टुकड़े बनवा लो, 300 टुकड़े बनवा देंगे, लेकिन जोड़ के एक कुर्सी नहीं बना सकते हैं, ये कांग्रेस की खासियत है। अभी ताजे हाल हारे हुए भी तब भी शर्म नहीं आती उनको। नौटियाल जी उपचुनाव अभी हारे, छोटी हार जीत को देखा नहीं जाता सरकार से, आप सीट लेके तो कहते कि हमने बहुमत प्राप्त कर लिया, इस डिवीजन में कांग्रेस है, कांग्रेस को उम्मीद नहीं है कि एक दो सीट कहीं आ जाएंगी, इनकी अब कुछ होगा। खत्म कर दिया, इस प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है कि कांग्रेस का इस प्रदेश के विकास में, इस प्रदेश को आशीष जी वो बात अधूरी रह गई थी, वो बोलना चाह रहे थे, वो मैं पूरा कर देता हूँ। वो ये कह रहे हैं तथाकथित इतने बड़े नेता है हरीश रावत जी को लड़ा दो केदारनाथ, पता चल जाएगा, और वैसे भी उनके नाम पे तो हारने का रिकॉर्ड है ही। आशीष जी को बात क्या, इसमें कोई रिस्क भी नहीं है? सही कहा आपने, कोई टेंशन नहीं है, और उनकी इच्छा भी है, तो एक टेस्ट भी हो जाएगा, पूर्ण करें हम तो, उनकी इच्छा भी है। नहीं बच्ची सिंह रावत ने उनको रिकॉर्ड तोड़ हराया है, मैं इसलिए कह रहा हूं उनके नाम हारने का भी रिकॉर्ड है, बड़े नेता है इसमें कोई तो राय नहीं, तो हारने का भी रिकॉर्ड है उनके नाम। हार तो लगी रहती है, अगर हार के डर से भाजपा डरे। वाह, अभी तो आप नवीन जी को कुछ और समझा रहे थे, अब कह रहे जीत और हार लगी रहती है। चावला साहब एक मौका देना जी हरीश रावत जी को, क्या दिक्कत आ रही है? और जीत हार जनता का क्या प्यार किसको मिलेगा, वो तो बात की बात है। नीरज जी देखिए, हो कुछ भी नतीजा हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। नहीं मतलब इस टाइप का मनोरंजन चलता रहेगा बीजेपी कांग्रेस में, वो कहेंगे हरीश रावत को उतार दो, वो कहेंगे कि नहीं हम देखते किसको उतारेंगे। ये मुख्य चुनाव से भी बड़ा चुनाव होने जा रहा है, और वाकई में आपने कैसे दिलचस्पी की, और दोनों दलों के लिए बड़ी चुनौती भी है। अगर कांग्रेस पार्टी लंबे समय से चुनाव की पिच को, मिजाज को भाप रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी आपने दिखाया कि पूरी स्ट्रेंथ के साथ फील्डिंग सजा दी है, और किस तरीके से बीजेपी इस चुनाव को ले रही है, कितनी ताकत लगा रही है, कितना पावर लगा रही है। और कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल तो गणेश गोडियाल जी के बयान से आपको पता चल ही गया
जैसे उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, आप देख सकते हैं कि कितना कॉन्फिडेंस लेवल उनका ऊंचा है कि वो कह रहे हैं हम भी दुनिया नहीं नाप रही है, अगर ये ताकत लगा रहे हैं ये अपनी कसरत करते रहे लेकिन हम दुनिया नहीं नाप रहे यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि ये दर्शाता है इस बात को कि चुनाव बहुत कड़ा होने जा रहा है, बहुत नजदीकी मुकाबला होने जा रहा है। तो बीजेपी, अच्छा, आपका अनुभव क्या कहता है? बीजेपी कई बार सरप्राइज, और ये सरप्राइज देने में बीजेपी माहिर है, तो क्या सरप्राइज केदारनाथ में हो सकता है प्रत्याशी के रूप में, आपका अनुभव? अभी तक तिलक जी जो चल रहा है, दोनों दलों की तरफ से जो चल रहा है, वो मेन संभावित प्रत्याशियों को लेकर चल रहा है। खास करके कांग्रेस पार्टी में तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा ऐसी स्थिति नहीं है। मुझे लगता है कि संभावित सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार जो है मनोज रावत ही नजर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि स्थिति क्लियर नहीं है। तो क्या मनोज रावत के लिए गणेश कोत्याल तैयार होंगे, या फिर प्रीतम सिंह तैयार होंगे, या फिर खुद करण माहरा तैयार होंगे? देखिए ये तो ये है, वहां बीसीडी के लिए फिर और लोग तैयार नहीं होंगे, कोई बी होगा सी होगा। कांग्रेस पार्टी में ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है कांग्रेस पार्टी में। जिसका भी जो बात है और जो वाद विवाद की बात है, कांग्रेस पार्टी में दिक्कत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये जरूर है कि एक नाम पर जो निर्णय हो जाएगा उसके बाद पूरा संगठन और पूरी सरकार उसको जिताने में लग जाएगी। होगा वाद विवाद, पर उतना नहीं होगा जितना कांग्रेस पार्टी में रहता है। अगर कांग्रेस पार्टी ने जो 2 उपचुनाव जीते हैं, वही ताकत अगर कांग्रेस पार्टी ने दिखाई है केदारनाथ में, तो फिर बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती आने वाली है। ठीक, आपने बिल्कुल सही कहा, चुनौती दोनों के लिए है। लेकिन नवीन जी चलते चलते, क्योंकि वो आजकल वो राजेंद्र भंडारी जी के क्या हाल है, दिखाई नहीं देते? सब दिखाई देंगे चावला साहब, आप समय आने दो, सब दिखाई, सब ठीक है, ठीक है वो, क्योंकि चुनाव हारने के बाद कहीं दिखाई नहीं दिए। इसलिए अब ऐसा ना कि हर टाइम पर अगर आप जाएंगे कल अपना माइक देके वहां, तो वो मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। नहीं, भंडारी जी इतनी आसानी से नहीं मिलते, आसानी से नहीं मिलते। उनके दून के आवास पे जाओ तो कहेंगे बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ में जाओ तो कहेंगे दून के आवास में है। वो इतनी आसानी से मिलते नहीं। आप लोगों को पता नहीं कैसे मिल गए। 2012 से आप लोग 2017 में ढूंढ, सर 2012 और 2017 के बाद से 22 यानी 5 साल आपको लग गए ढूंढने में उनको। जमुनी नेता बने 5 साल तो आपको लग गए ढूंढने में उनको, हम कहां से ढूंढ लेंगे सर? हमारे नेता जमीनी नेता हैं। नहीं पता है वो तो हमको, जाते हमको पता है जमीनी नेता है सर, हमने तो देखा है ना, हमने देखा है, मालूम है, तभी हमने पूछा। भंडारी जी दिखाई दे रहे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका भी, नवीन जी आपका भी, आशीष जी आपका भी। तो अब देखते हैं कि आखिरकार किसकी रणनीति में कितना दम, लेकिन इतना जरूर है कि चुनावी बिसात है। अब किसकी बनेगी बात, यह देखना बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।